नमस्कार, एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं 12th का बायोलॉजी का 5 लेसन का पार्ट 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। 5 लेसन का नाम है वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत। इसका फर्स्ट टॉपिक है आनुवंशिकी। विज्ञान की उस शाखा जिसमें हम माता पिता तथा संतान के समान एवं असमान गुणों का अध्ययन करते हैं उसे आनुवंशिकी कहते हैं, और संतति में पैतृक लक्षणों के संचरण को आनुवंशिकता कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होने वाले गुणों को पैतृक गुण या आनुवंशिक गुण कहते हैं। यानी कि आनुवंशिकी का मतलब हुआ कि जब माता पिता से लक्षण उनके संतान में मिलता जुलता है उसी को आनुवंशिकी कहा जाता है, और जब पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होता है जो गुण उसी को आनुवंशिक गुण कहते हैं। तो इस आनुवंशिकी के बारे में किसने बताया और कैसे हम जानें कि माता पिता के गुण उसमें मिलता जुलता है? तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1856 से 1863 के बीच किए थे। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। तब मेंडल ने एक प्रयोग किया 1857 से लेकर 1865 के बीच में। कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने एक सांख्यिक आंकड़ा तैयार किया। सांख्यिक आंकड़ा तैयार होने के बाद 1865 में नेचुरल हिस्ट्रिकल सोसाइटी ऑफ ब्रून की एक बैठक में ये बात को प्रस्तुत किए। इसके एक वर्ष बाद 1866 में इसी सोसाइटी के एक पत्रिका के अनुसंधान में प्रकाशित किए। इतना करने के बावजूद भी मेंडल के इन बातों पर किसी वैज्ञानिक का ध्यान नहीं गया। इस बात पर ध्यान न जाने के पीछे कारण था उस समय डार्विन का सिद्धांत चल रहा था। इसके चलते इस पर किसी वैज्ञानिक का ध्यान नहीं गया। फिर भी मेंडल ने लगे हुए रहे थे। इसके बाद मेंडल का मृत्यु हो गई। मेंडल की मृत्यु होने के बाद कुछ वैज्ञानिक यानी प्रयोग हुआ था 1866 में। उसके 34 वर्ष बाद 1900 में 3 वैज्ञानिक हुगो डेब्रिज, कार्ल कॉर्लेक्स, इरिक वॉन शेरमार्क ने मेंडल के इन बातों का पुष्टिकरण किया। 34 वर्ष बाद जाकर पुष्टिकरण हुआ। अब आगे जानेंगे कि मेंडल के सफलता के पीछे कारण क्या था। तो मेंडल के सफलता के पीछे निम्नलिखित कारण था। मुख्य कारण था मटर के पौधे का चयन। यानी अपने प्रयोग में मेंडल ने मटर के पौधे का चुना। मटर पौधे चुनने के पीछे क्या कारण था? मटर एक ऐसा पौधा है जिसमें 7 विपरीत गुण पाया जाता है, इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे को चुना। अब आगे जानेंगे कि मटर के पौधे में कौन कौन सा 7 विपरीत लक्षण पाया जाता है। पहला लक्षण है गोल तथा झुर्रीदार बीज। दूसरा लक्षण है पीले तथा हरे रंग का बीज। तीसरा लक्षण है बैंगनी तथा सफेद फूल। चौथा लक्षण है फूली हुई तथा संकीर्ण फली। पांचवा लक्षण है हरी तथा पीली फली। छठा लक्षण है अच्छे तथा सिसर्त फूल। सातवां लक्षण है लंबे तथा बौने पौधा। इस तरह से मटर के पौधे में 7 विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। मेंडल का कार्य कैसे किए? मेंडल ने अपने अध्ययनों के लिए एक समय में सिर्फ एक ही गुण को लिया। इसके साथ साथ उन्होंने अवांछित परागकणों को संभावित परपरागणों में रोका। संयोग से उनके द्वारा चयनित गुण अलग अलग क्रोमोसोम पर अवस्थित हैं, जिसमें वह परिणाम में व्यवधान नहीं पैदा हुआ। तो मेंडल ने प्रयोग करने के लिए केवल एक ही गुण को चुने। यानी इस तरह से ये केवल एक ही गुण को चुने, जिससे आगे उन्होंने प्रयोग किए। तो मेंडल के वंशागति नियम। मेंडल
के अपने प्रयोगों में सफल होने का एकमात्र कारण यही था कि मटर के पौधों में वंशागति नियमों का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोग में केवल एक ही गुणों का अध्ययन किए, केवल एक ही गुण, यानी कि इसमें से केवल एक गुण को ही प्रयोग किए थे। इसलिए मेंडल के सफल होने का मुख्य कारण था। आगे आप जानेंगे मेंडल ने कुछ अपना तकनीकी शब्द बनाया। एलील, जीवों में स्थित जीन के वैकल्पिक प्रकार, जो वैकल्पिक प्रकार कोई भी इसमें से चुन सकते थे, गोल झुर्रीदार ऐसा, यानी कुछ भी इसको इस 7 में से कोई एक लक्षण को वैकल्पिक प्रकार हुआ। जीन, आगे जीन विशेष लक्षणों के लिए आनुवंशिकी के मूलभूत इकाई। आगे प्रभावी गुण, संकरण के बाद पहली पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़ों में दिखाई देने वाले को प्रभावी गुण कहते हैं। अप्रभावी गुण, यानी कोई प्रभाव हुआ, इनमें कोई अप्रभाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं डाला। संकरण के बाद पहली पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़ों का मौजूद रहते हुए नहीं दिखाई पाया, यानी कि मौजूद है फिर भी उसको में दिखाई नहीं दे रहा है, तो यानी कि अप्रभाव, कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है, इसलिए अप्रभावी गुण। आगे एकल लक्षण, कई पीढ़ियों तक क्रॉस कराएं, कई पीढ़ियों तक क्रॉस कराने के बाद एक अलग अपना व्यक्तित्व बन जाता है, उसको एकल लक्षण हुआ। फिनोटाइप, किसी भी लक्षण का बाहरी रूप, बाहर का रूप को फिनोटाइप। जीनोटाइप, जीवों के जीन की संरचना, जीन किस प्रकार का बना, इसको जीनोटाइप। समयुग्नजी, द्विगुणित अवस्था, जीन में दोनों एलील होता है, दोनों एलील एक जैसा इस तरह से दोनों एलील एक जैसा होता है, उसे समयुग्नजी कहते हैं। विषमयुग्नजी, द्विगुणित अवस्था जिसमें दोनों एलील अलग अलग, इस तरह से दोनों एलील अलग अलग हैं, जिसको विषमयुग्नजी कहते हैं। आगे F1 पीढ़ी, 2 जनकों के संकरण या क्रॉस से बनी पहली पीढ़ी को F1 पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं। F2 पीढ़ी, F1 पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी के जीवों के संकरण द्वारा F1 पीढ़ी और F1 पीढ़ी के बीच में क्रॉस कराते हैं, तो उससे जो बनता है उसको F2 पीढ़ी कहते हैं। विपुंसन, पुष्प से परिपक्वता के पहले, यानी फूल परिपक्व हो के पहले ही उसको काट के हटा देते हैं, उसी को विपुंसन कहते हैं। टेस्ट क्रॉस, अप्रभावी गुण वाला, अप्रभावी गुण था ना यहाँ, अप्रभावी गुणों वाले समयोजन जनक की F1 पीढ़ी, यानी अप्रभावी गुण वाला को F1 पीढ़ी के जीवों से संकरण, यानी इसका संकरण हमें कराना है इससे, इसी को टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। आगे अब संकरण की विधि, संकरण कैसे कराते हैं। तो मेंडल ने संकरण के लिए विपरीत गुणों वाले 2 मटर के पौधों को चुना, 2 मटर पौधों को चुना। एगो मान लेते हैं कि लंबा, एक बौना, इस तरह से मटर के पौधों को मेंडल ने चुना। इसके बाद स्वपरागण होने के कारण, मटर में तो स्वपरागन होता है, इसलिए एक ही फूल में परागकोश और बीजांड दोनों होता है। मटर में स्वपरागन होने के कारण बीजांड और परागकोश एक ही में पाया जाता है, एक ही पुष्प में बीजांड और परागकोश दोनों होते हैं। इनके रोकने के लिए यानी परिपक्व यानी कि विपुंसन के द्वारा इसको काट कर सुरक्षित प्लास्टिक के थैली में बंद कर दिए। वांछित गुणों वाले पौधों को फिर परिपक्व के द्वारा वर्तिकाग्र में डालकर कृत्रिम, यानी कि वर्तिकाग्र में फिर इसको काटने वाले को डाल के कृत्रिम रूप से निषेचन कराएं, तब जाकर संकरण विधि के द्वारा प्राप्त हुआ। अब आगे है टेस्ट क्रॉस, यानी किस तरह से क्रॉस कराए थे मेंडल ने, से जानेंगे। एक संकर क्रॉस है ना, जब 2 पौधे के बीच
इकाई लक्षण के आधार पर संकरण कराया जाए तो उसे एक संकर क्रॉस, एक लक्षण केवल मिलना चाहिए। जैसे ए है लंबा और ए है बौना, तो लंबा और बौना से फर्स्ट जनरेशन में जब भी क्रॉस होगा ऐसे ऐसे, तो फर्स्ट जनरेशन में जितना भी बनेगा पौधे, सब पौधा लंबा होगा। इसके बाद स्वपरागन होगा, इससे स्वपरागन, ये स्वपरागन हुआ। तो स्वपरागन जब होता है इस तरह से, ये इसमें हुआ और ये हुआ किसमें, देखिए ये हुआ इससे, तो ये बना, इसके बाद हुआ ये इससे, तो ये बना, इसके बाद हुआ ये इससे, तो ये बना, इसके बाद ये हुआ इससे, तो ये बना। तो इस तरह से क्रॉस हुआ। तो क्रॉस होने के बाद फिनोटाइप में 3 गो लंबा हुआ, 3 गो, ये 3 गो है ना, 3 गो लंबा हुआ और एक ये बौना हुआ फिनोटाइप में। और जीनोटाइप में एक प्योर लंबा और 2 गो ये हाइब्रिडेशन यानी कि संकरण लंबा और एक बौना। इस तरह से मेंडल ने अपने प्रयोग के द्वारा पृथक्करण नियम को दर्शाए। एक उदाहरण और से समझ जाते हैं। देखिए ये पेरेंट्स हुआ, लंबा ये बौना, लंबा और बौना है ना, तो इससे जब भी क्रॉस होता है इस तरह से ऐसे, तो देखिए हुआ, फिर ये होगा क्रॉस इससे, तो ये होगा, फिर ये होगा इससे क्रॉस, ये होगा इससे क्रॉस, तब ए और ए बनेगा। इस तरह से फर्स्ट जनरेशन में जितना भी पौधे बने वो सभी क्या हुए, लंबा ही हुए। इसके बाद अब सेकंड जनरेशन ए और ए मान के चलते हैं, उठा लिए। तो सेकंड जनरेशन में ए और ए हुआ, तो इसको लंबा मान लेते हैं, इसको बौना हुआ। ठीक, इसके बाद अब क्रॉस कराते हैं। देखिए ये इससे क्रॉस हुआ तो ये बना, ये फिर इससे क्रॉस हुआ तो ये बना, ये इससे क्रॉस हुआ तो ये बना, और ये इससे क्रॉस हुआ तो ये बना। यानी कि 3 गो ये लंबा हुआ और एक बौना हुआ, यानी फिनोटाइप कितना हुआ, 3:1। और जीनोटाइप एगो प्योर लंबा और 2 गो संकरण लंबा और एक प्योर बौना। तो इस तरह से 1:2:1 के रूप में जीनोटाइप हुआ। अब आगे तो समझ में ही गया होगा। अब आगे चलते हैं पृथक्करण का नियम। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे में स्वपरागन कराकर F2 पीढ़ी के पौधों से 3 पौधे प्रभावी एवं 1 पौधे अप्रभावित, 3 पौधे प्रभावित है, 1 पौधे अप्रभावी के रूप में दिखाई दिए। 3 पौधा प्रभावी, 1 पौधा अप्रभावी के रूप में ये दिखाई दिए। पृथक्करण के नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षणों के जोड़ों को क्रॉस कराया जाता है तो स्वयं युग्मज बनते हैं। नहीं, जब पृथक्करण का नियम 2 विपरीत लक्षण होता है उसको युग्मक यानी इंग्लिश में इसको गैमेटिक्स बोलते हैं। एक जोड़ी के अलग अलग हो जाते हैं, यहाँ पर अलग अलग हुआ था ना, इस ढंग से प्रत्येक में 2 केवल एक ही एलील होता है, केवल एक ही एलील होता है। इसको पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब देखिए आगे किस तरह से उससे पृथक्करण का नियम को समझेंगे आगे। देखिए एक बैगनी फूल है, एक बैगनी फूल है, एक सफेद फूल है ना। एक बैगनी फूल है, एक सफेद फूल, ये बैगनी है और एक सफेद है। इससे जब भी क्रॉस होगा तब सभी पौधे कैसा हो जाएगा, ये सभी पौधे होंगे वॉयलेट यानी बैगनी ही होंगे, सभी बैगनी होंगे। इसके बाद स्वपरागन होगा, स्वपरागन सेकंड जनरेशन में इस तरह से ये हुआ और ये हुआ। इसके बाद ही क्रॉस यहाँ से ऐसे करें तो ये बना, इसके बाद यहाँ से क्रॉस ये हुआ तो ये बना, इसके बाद एक क्रॉस इससे हुआ तो ये बना,
इसके बाद ये क्रॉस इससे हुआ तब ये बना। तो इस तरह से एक गो पूरा बैगनी, दो गो पूरा संकरण बैगनी और एगो पूरा उजला प्राप्त हुआ। यानी इसका अनुपात जीनोटाइप में हुआ 1:2:1 और फिनोटाइप में 3:1, क्योंकि यहाँ पड़े 3 गो बैगनी है और 1 गो उजला है, इसलिए 3:1 हुआ। अब आगे एक संकर क्रॉस तो समझ गए, अब आगे चलते हैं द्विसंकर क्रॉस। द्विसंकर यानी दो कैसे कैसे हुआ था, दो गो विपरीत लक्षण वाले मिलाने के बाद कैसे कैसे संकरण होता है सो जानेंगे। एक संकर क्रॉस के बाद मेंडल ने अपने प्रयोगों के दो विपरीत जोड़ों का लक्षणों की वंशागति अध्ययन किए, इसे ही को ही द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस के लिए देखिए कैसा पौधा चुने थे, गोला और पिल्ले बीज, गोल बीज था और पिल्ला बीज था, और एक बीज था झुर्रीदार और हरा बीज। इसको चुनने के बाद उन्होंने क्रॉस कराया। क्रॉस कराने पर F1 पीढ़ी के सभी बीज पीले एवं गोल हुए। F1 पीढ़ी के सभी बीज गोल एवं पीले हुए। इसके बाद इन्होंने क्रॉस कराया कैसे, द्विसंकर क्रॉस के लिए। देखिए कैसे हुआ से, इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ये पूरा पीला हुआ, ये पूरा, ये क्या है येलो और राउंड है, येलो राउंड है, यहाँ पर येलो और राउंड होगा, येलो राउंड होगा, येलो और राउंड है। ये ग्रीन बिकनेट है, ये येलो राउंड और ये ग्रीन बिकनेट है। तो यहाँ पर येलो राउंड और ग्रीन बिकनेट के बीच कराया गया क्रॉस तो फर्स्ट जनरेशन में केवल येलो राउंड ही प्राप्त हुए। अब सेकंड जनरेशन देखिए, सेकंड जनरेशन यहाँ से है ना, 1 2 3 4, इधर से ये हो गया फीमेल, इस साइड वाला पूरा फीमेल हो गया और इस साइड वाला पूरा मेल हो गया, इसके बीच क्रॉस हुआ। तो देखिए ये क्रॉस होता है किससे से, ये क्रॉस होगा इससे तो ये बनेगा, ये क्रॉस होगा इससे तो ये बनेगा, ये क्रॉस होगा इससे तो ये बनेगा, ये क्रॉस होगा इससे तो ये बनेगा। इसी ढंग से अब ये क्रॉस होगा इससे तो ये हुआ, ये क्रॉस इससे तो ये हुआ, ये क्रॉस इससे तो ये हुआ, ये क्रॉस इससे तो ये हुआ। इसी ढंग से अब आगे क्रॉस कराया गया है इस तरह से, इस तरह से ना, इस तरह से सब क्रॉस हुआ। तो क्रॉस होने के बाद इसको मैं एक येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड, येलो बिकनेट, येलो राउंड, येलो बिकनेट, येलो राउंड, येलो राउंड, ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड, येलो राउंड, येलो बिकनेट, ग्रीन राउंड और ग्रीन बिकनेट। इस तरह से कुल मिलाकर 16 संतति उत्पन्न हुए। 16 संतति में 9 गो संतति हुआ। देखिए 9 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 गो हुआ येलो राउंड। येलो राउंड माने पीला और गोल, 9 गो पीला और गोल प्राप्त हुआ, 9 गो पीला और गोल प्राप्त हुआ। इसके बाद अब देखिएगा येलो बिकनेट, येलो बिकनेट, येलो बिकनेट, येलो बिकनेट, येलो बिकनेट यानी कि 3 गो प्राप्त हुआ, पीला और झुर्रीदार, झुर्रीदार, 3 गो पीला और झुर्रीदार हुआ। इसके बाद अब देखेंगे
ग्रीन राउंड के हुआ, तो ग्रीन राउंड और ग्रीन राउंड। तो ग्रीन राउंड यानी हरा और गोल, ये भी 3 गो हुआ। हरा और गोल 3 गो हुआ। इसके बाद एक गो बच रहा है ग्रीन बिकनेट यानी कि हरा और झुर्रीदार। इस तरह से एक हुआ। इस तरह से पीला और गोल 9 गो, हरा और गोल 3 गो, पीला और झुर्रीदार 3 गो और हरा और झुर्रीदार 1 गो। इस तरह से मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस के द्वारा अध्ययन किए थे। आगे वीडियो लंबा हो जाए इसलिए वीडियो को छोटा ही रहने देते हैं। आगे का वीडियो पार्ट 2 में आप लोग देखिएगा। धन्यवाद।